काफी ऐतिहासिक इसलिए भी है। इसमें कोई विशेष तरीके से जो भी क्रेडिट दिया जाता है जैसे कि विपक्ष को, उनकी काफी कम भूमिका थी। हालांकि रणनीति वो भी बना रहे थे, लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ एक ऐतिहासिक जनता की तरफ से ही मैंडेट है, उस तरीके से देखा जाए तो मैं इस चुनावी विश्लेषण की पहली बात तो हम कर चुके हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी कारण हो सकते हैं। लेकिन जब हम राजनीति को देखते हैं, जब राजनीति ये नहीं होता कि सामान्य तरीके से सबको समझ में आए। राजनीति वो होता है जो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता। अगर सबको समझ में आ जाए, सबको जो भी एक विश्लेषण बताया जा रहा है वही एक कारण हो सकता है, तो उसे राजनीति नहीं कहते। तो राजनीति समझ में आना नहीं चाहिए। तो राजनीति के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। हालांकि जब मैं इस तरीके से देखता हूँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने कोई ऐसा नहीं देखता था कि मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट थी या नहीं थी। लेकिन ऐसे सहयोग बना तो मैंने भी थोड़ा बहुत इसमें जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश की। तो पहले जो भी रह गया था पिछली बार, हम अलग अलग किरदारों की चर्चा कर रहे थे, और मैं एक और किरदार आज के वर्तमान समय में जो एक चर्चित किरदार है शायद आज के समय में बिहार के इलेक्शन में, जो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी की जो अचानक एक शायद फोर्थ और फिफ्थ फेज के इलेक्शन में उनका आगमन होता है, और शायद वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई भाजपा जीत रही है 400 पार, और विपक्ष अपने जो भी एक कमजोरी है और संगठित ना होने की एक कमजोरी है, उस तरीके से उन्होंने विश्लेषण करने की कोशिश की। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए, वहां भी एक्सपोज हो गए पूरी तरीके से, उनकी आकलन गलत हो गया। कई इंटरव्यू दिए, एक इंटरव्यू में जो चर्चित इंटरव्यू है करण तापर करके एक मशहूर एक पत्रकार है, उनके सामने वो एक्सपोज हो गए। तो आज के वर्तमान में वो चर्चित इसलिए ये भी हैं, वो शायद बिहार के आज के इलेक्शन में वो जन स्वराज पार्टी को अपने एक्टिव कर रहे हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग विश्लेषण है उनके बारे में। कुछ लोग उनको बीजेपी के बी टीम कहते हैं, कुछ लोग और भी कहते हैं उनके बारे में। और जो भी हो, आज के समय में वो भी एक चर्चित व्यक्ति है। और दूसरा, हम विश्लेषण करके जब देखते हैं, एक और कारण रहा था जब इसके बारे में शायद बाकी चर्चा नहीं होती, जो कि राजपूतों की नाराजगी को भी एक कारण रहा था। जैसे कि एक विवादास्पद बयान दिया था शायद गुजरात के एक सांसद ने, जैसे राजपूत तो अपने रोटी बेटी संबंध मुसलमानों के मुगल के साथ संबंध बिठाते हैं, इस तरीके से उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था। वो चीज बहुत हद तक गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक वो हो गया। लेकिन क्या राजपूतों ने इनके खिलाफ जो है भाजपा के खिलाफ वोट दिया था? इसके कुछ कुछ हद तक असर हुआ। जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद करके एक व्यक्ति सांसद बने हैं, तो वो बन गए। उस तरीके से देखा जाए तो कुछ जगह हुआ, कुछ जगह शायद असर नहीं हुआ उस तरीके से। तो एक और चर्चित बयान आपने जिक्र किया था, शायद आपने नहीं किया था, लेकिन यह चर्चा में आया था। शायद हर एक व्यक्ति एक तरीके से इस चीज को रेखांकित करते हैं, जैसे कि मायावती के रोल और मायावती के जो भी कारण रहे हो, जिसके पक्ष में वो सहकार देती हो। और पहली बात तो ये है कि जो भी ये कहते हैं कि मायावती डर गई है, मायावती को दबाव में है, इस तरीके से
उनके विश्लेषण करते हैं, अगर इनके पीछे की मंशा को देखा जाए तो शायद वो ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट है इसलिए वो डर गई है, इसलिए नहीं है कि भाई भाजपा ने उनके ऊपर दबाव डाल के उनको ईडी में जो भी एक उनके पास सबूत रहे हो उस तरीके से वो नहीं कर रहे हैं। इसके अलग अलग विश्लेषण निकाले जा सकते हैं मायावती के सक्रिय ना होने के लिए। लेकिन सीधा सीधा जो भी वो शोले के पिक्चर में आपने एक आप पिक्चर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? यदा कदा देखता हूँ। हाँ, शोले के पिक्चर देखे है क्या? हाँ देखा हूँ। हाँ, वहाँ पे एक सीन आती है जैसे कि अमिताभ बच्चन मौसी के पास जाके वो धर्मेंद्र की रिश्ता कायम करते हैं। हाँ वहाँ के हाँ याद है। ऐसा लगता है कि भाई इनके पक्ष में कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से ये भी कर रहे हैं, उल्टा उसकी असर डाल रहे हैं, उसके दोस्त के विरुद्ध ही मौसी को भड़का रहे थे। तो राजनीति उस तरीके से होती है, जैसे कि आपको लगता है कि भाई ये बिचारी मायावती जो है भाजपा की दबाव में शायद वो ईडी को लेकर परेशान है, इस तरीके से उनको विचारी करके भी एक तरीके से उनको छवि बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तव में ये लोग उनको भ्रष्ट भी कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि वो भ्रष्ट है, वो डरी हुई है। लेकिन उनकी राजनीति हम विश्लेषण ये भी करें तो जब वो दलितों की जो भी उनकी वोट बैंक थी वो कांग्रेस की तरफ से थी, तो ये जो कांशीराम की जो एक विश्लेषण है कि वो भाजपा को और कांग्रेस को नागनाथ और सापनाथ मानती है, तो इस तरीके से उसी लाइन पे वो भी चलती है ताकि भाई अगर पूरी तरीके से इंडिया अलायंस में चला जाए तो शायद दलित वोट उनसे दूर ना भागे, उस तरीके से वो भी हो सकती है। या ये भी हो सकती है शायद वो दबाव में भी हो, हमारा उस तरीके से विश्लेषण नहीं करते, क्योंकि बसपा के जो भी एक न्यूज आती है उसके ऊपर शायद एक रासमई पार्टी है, उस तरीके से देखा जाए तो बाहर ही कम निकलती है मायावती। तो मायावती जी की असर उस तरीके से हुआ कि भाई वो सक्रिय नहीं हुई और कुछ हद तक वो नाराज दलित वोट है वो सब विपक्ष को चले गए। और दूसरी हम देखते हैं कि भाई अखिलेश यादव ने जो भी एक राजनीति की वो कांशीराम की पॉलिटिक्स को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पीडीए फॉर्मूले के अंदर उन्होंने अप्लाई किया और सिर्फ अपने घर वालों को टिकट दिया, यादव को उन्होंने टिकट नहीं दिया। और दूसरी जो विश्लेषण हम बाद में देखते हैं, आप कुछ कहेंगे इसमें? इसमें तो मैं पहले ये कहूँगा कि राजनीति यदि सत्ता पाने के लिए हो रही है तो वह अच्छी राजनीति नहीं है। राजनीति जो जनता के लिए हो रही है, जनता के हित के लिए हो रही है, वो अच्छी राजनीति है। तो राजनीति जो हम लोग देख रहे हैं समाज में, ये राजनीति बस सिर्फ सत्ता पाने के लिए हो रही है और इसके जो मोटे तौर पर जो सिद्धांत हैं वो यहाँ पर दो लॉबी चल रही है। एक लॉबी जो है वो सनातन विरोधी है, एक लॉबी जो है सनातन समर्थन में है। मोटे तौर पर दो भागों में ये बटी, और इन दो भागों में फिर छोटे छोटे भाग हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं दोनों खेमों में। तो उस तरह से चल रही है। यानी सबसे पहला तो ये है कि सत्ता हम कैसे हासिल करें, यानी स्वयं के लिए, स्वयं अपनी पार्टी के लिए, और दूसरा कि ये सनातन सिद्धांत के प्लस में है या माइनस में है। इसी दो के इर्द गिर्द पूरी सत्ता चल रही है और वास्तव में जनहित के लिए तो कोई मैं नहीं देखता हूँ कि कोई और पार्टी कुछ कर रही है और इनके पास कोई मॉडल है कुछ करने के लिए। वास्तविक हित में कोई जो है पावर ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहा, जनता को कोई विशेष अधिकार देने की बात नहीं कर रहा। तो ये इसके ऊपर बहुत चर्चा करके भी
अंततः हासिल तो जो होना है नेताओं को ही होना है, जनता को क्या होना है। तो चर्चा किया जाए तो भी, ना किया जाए तो, उनको तो कुछ हासिल होना है नहीं। बातचीत करके लोग सब चुप हो जाएंगे, हम और आप बात करके भी क्या करेंगे, अंततः बात करके चुप हो जाएंगे। उसका क्या असर पड़ना है लोगों पर, लोग बस सिर्फ इसको एक रस के रूप में लेते हैं और कुछ जागरूकता के अर्थ में थोड़ा बहुत लेते होंगे, लेकिन अधिकतर तो रस के रूप में ले रहे हैं और सबको अपना इंटरेस्ट सेट है, कमीशन मिल रहे हैं, पत्रकार हैं उनको भी कमीशन मिल रहा है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी कमीशन मिल रहा है, जो जज हैं उन्हें भी कमीशन मिल रहा है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें भी कमीशन मिल रहा है, जो गुंडे बदमाश माफिया है उन्हें भी कमीशन मिल रहा है। ये व्यवस्था विदेशों से भी आ रही है, इधर से सब लोग से कमीशन मिल रहे हैं, सब लोग अपना अपना खेल खेल रहे हैं, अपना अपना हिस्सा खा रहे हैं। उनके हिस्सा खाने से जो बच रहा है वो थोड़ा बहुत जनता को भी मिल जा रहा है। और इसमें बाकी तो ये सब मोहरे हैं, नाम से क्या है, लालू हो चाहे प्रशांत किशोर हो चाहे एक्सो वाई जेड हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो चाहे मायावती हो चाहे कोई हो, ये ये अंततः जो है ना, कुछ नहीं, बस लोगों को बेवकूफ बना के जितना देर तक रख सकते हैं। कोई जाति के नाम पर रख रहा है, कोई धर्म के नाम पर रख दे रहा है, कोई भाषा के नाम पर रख दे रहा है, किसी किसी तरह से करते रहेंगे। और पूरी दुनिया में ही मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की व्यवस्था चल रही है। और वर्ल्ड लेवल पर अगर पॉलिटिक्स हो रही है तो वो पॉलिटिकल खेमा जो है वो स्पष्ट रूप से दो धड़ों में बटा हुआ है, दो विषयों के ऊपर। एक तो बटा हुआ है धर्म के ऊपर और एक बटा हुआ है अर्थशास्त्र के ऊपर। धर्म और अर्थ ये दो जो है ये प्रधान हो चुके हैं। एक तरफ जो है ईसाई लॉबी है, एक यहूदी लॉबी है, एक तरफ जो है मुस्लिम लॉबी है, कम्युनिस्ट लॉबी है। और बीच में जो हिंदू जो है पिसा रहा है कि वो किधर जाएगा, दोनों सब उसको मार मार करके उसको जो है कचूमर बनाने में लगे हुए हैं। और बाकी सब अपने अपने, अमेरिका है, चीन है, ये सब अपने कहीं सत्ता गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, एजेंट बना हुआ है। यहाँ का राहुल गांधी, यहाँ पर प्रशांत किशोर, सब प्रोफेशनल लोग हैं, ये सब एजेंट लोग हैं, किसी न किसी के हाथ से खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा खा रहे हैं, बस यही इतनी सी बात। और कुछ विशेष इसमें मुझे तो दम नजर नहीं आता। ऐसा नहीं लगता है कि ये सब जो है सिर्फ इनकी आलोचना हो सकती है और इनको हटाने की अगर मुहिम कुछ चल सकती है तो उसके कुछ सार्थकता है, अन्यथा इसकी कोई सार्थकता बहुत नजर नहीं आती है। कभी ये बन जाए सरकार, कभी वो, इसलिए ये कोई ऐतिहासिक, जो जैसे आपने कहा ऐतिहासिक मैंडेट है, ये कुछ भी ऐतिहासिक मैंडेट नहीं है। ये बहुत ऑर्डिनरी मैंडेट है, इससे कुछ भी इतिहास नहीं बदलने जा रहा है, कुछ भी नहीं बदलने जा रहा है। वो ऑर्डिनरी जैसे सत्ता शासन चलता है उस तरह चल रहा है। क्या जनता को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ आशाएं, दिलासाएं, सपने, बस यही सब वही देते आ रहे हैं, आगे भी दे रहे हैं। यही कुछ, इतिहास कुछ नहीं बदलने जा रहा है, इतिहास रिपीट हो रहा है, वही दोहराया जा रहा है उसी टाइप से। देखिए, हम जिस आप विश्लेषण कर रहे हैं वो आध्यात्मिक लेवल के ऊपर है। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर आज के टाइम में देखा जाए तो हर एक लोग अपने मोबाइल फोन से या जो भी एक संपर्क हो, टीवी हो, उस तरीके से हो, उसके माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अगर देखा, ऐतिहासिक मैंडेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाई हम जो भी एक जानकारी का माध्यम है आज के टाइम पे, गोदी मीडिया नामक एक भ्रामक मीडिया है जो एक ही पक्ष के ऊपर अपना विश्लेषण करती है या जानकारी पहुंचाती है। एक नहीं, मैं तो अभी तक जितने चैनल देखा हूँ और सभी चैनल जो है अपने अपने पाले की बातें कर रहे हैं, वो अपना कमीशन ले लिए हैं, अपना पक्ष चुन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो अपने मीडिया को गोदी मीडिया कहिए या लोधी मीडिया कहिए, गोदी मीडिया कहिए, जो चाहिए,
लेकिन ये इतना जरूर है कि सब बिके हुए हैं, सीधी सी बात यही है। और वो उसका थोड़ा सा देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये किसकी तारीफ कर रहा है, उसी से समझ में आ जाएगा कि ये किसके हाथ से बिका हुआ है। किसकी निंदा कर रहा है उससे भी पता चल जाएगा कि ये किसके विरोध में खड़ा हुआ है। और नहीं, इसलिए अगर मैं 100 बार देखा जाता है तो पता चलता है कि वही ले दे के वही बात है, वो उसकी तारीफ कर रहा है या उसकी निंदा कर रहा है। तो जितने भी चैनल देखे जाते हैं उस सब में ऐसे ही बात है। कुछ चैनल है कुछ जो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट खेल रहे हैं, वे थोड़ा बारीक गेम हाँ खेल रहे हैं, तो वे थोड़ा सा हाँ बहुत बुद्धिमानों के द्वारा पकड़ में आते हैं और सबके द्वारा पकड़ में नहीं आते, लेकिन फिर भी वो उनका पता चल ही जाता है टोन कितना, किसको कितना दिखला रहा है अपने चैनल पर, उसका टाइम कितना दे रहा है, किसको कौन तो कम दे अब रहा है, तो ये सब 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 समझ में आ जाता है बुद्धिमान को। मान लीजिए कि जो उतना बहुत इंटरेस्ट नहीं रखता है उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो राजनीति में काफी सक्रिय हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये किस चैनल का आदमी जो है क्या करना चाह रहा है, किसके पक्ष में माहौल बना रहा है, किसके पक्ष के माहौल बिगाड़ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ निष्पक्ष तो हमको कि कोई चैनल नहीं लग रहा है, जितने चैनल मैंने देखे कोई निष्पक्ष नहीं लग रहा है। ये है कि कोई कम बायस्ड है, कोई ज्यादा बायस्ड है, बस ये है। बायस्ड तो है सभी, कोई हाँ कम है कोई बिल्कुल है, ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के समय में कुछ चीजें जो पक्ष के जो भाजपा ने अपने पक्ष के जो माध्यम बनाए थे वो सब उल्टा इसलिए पड़ गया क्योंकि मोदी जी की जो एक टेलीविजन चैनल पे ओवर एक्सपोजर है वो आंखों में खटकने लगता है कभी कभार। हर टीवी के हर पोस्टर में हर चीज में मोदी मोदी है, तो कभी कभार आदमी इससे बचना चाहता है। तो जो चीज है सामने हर हर एक प्रचार माध्यम से हो या उस तरीके से हो, बहुत ज्यादा भी अति प्रचार हो जाए वो भी कभी कभार जो है इसलिए उस चीज को बचने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से दूसरे चीजों को दूसरे लोग देखने के लिए, विश्लेषण को देखने के लिए उन्होंने अलग माध्यम को चुना। तो आज के टाइम में न्यूज मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं तो टेलीविजन चैनल नहीं देखता। बहुत साल हो चुके हैं मैं टेलीविजन को भी छोड़ चुका हूँ, देखता ही नहीं हूँ। तो कई लोग ऐसे देखने को मालूम पड़ता है कि काफी लोग टेलीविजन को छोड़ के इंटरनेट माध्यम से जुड़ रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग पत्रकार जो भी हो, कुछ राहुल के वक्त है, कुछ अलग वक्त है, उस तरीके से अगर जो भी चीज ओवर एक्सपोजर हो जाए कुछ नकारात्मक असर भी होता है, क्योंकि आप हर चीज को मोदी के इर्द गिर्द विश्लेषण करने लगते हैं तो कुछ लोगों की जो भी एक समस्या होती है शायद वो मोदी से उसको ये करने की जोड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी व्यक्तिगत समस्या हो या जो भी हो। कभी कभार जो भी अपने हित में करने के लिए व्यक्ति सोचता है, कभी कभार उल्टा भी हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके सभी माध्यमों से उनकी जो भी छवि बनाने की कोशिश कर रही है। और लोग सवाल भी पूछते हैं, लोग ऐसा नहीं है कि हर कोई भक्त बन चुका हो, शायद इस टर्म को वामपंथी कहते हैं, लेकिन जो भी हो उस तरीके से हर एक जो भी आज भी बुद्धि जीवी कथाकथित कह के लोग हैं। और जो भी आप कह रहे हैं कि भाई सत्ता की जो भी एक बन रहा है, हम इसको अपने व्यावहारिक जीवन से दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ना कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब उस तरीके से देखा जाए तो विश्लेषण ही करना बेकार है, अगर देखा जाए तो आप कुछ कहेंगे इसमें? हाँ, ये बात तो सच है कि जो है ना, अति सर्वत्र वर्जित कहा जाता है। हाँ, हर जगह से अति से बचना चाहिए। तो ओवर एक्सपोजर जब हो जाता है किसी व्यक्ति का, और कई वर्षों से हो रहा है, कोई एक दिन से नहीं है, जिधर देखिए उधर चेहरा, तो बहुत इरिटेट हो जाता है आदमी। और एक ही आदमी को देखते देखते, क्योंकि आदमी वैरायटी पसंद करता है ना, कई तरह की वैरायटी होनी चाहिए।
हाँ, कुछ बदलाव होना चाहिए। बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं, एक ही स्टाइल में भाषण, एक ही तरह का तरीका, सब कुछ ये होता है, तो वो जो है आदमी उससे परेशान तो हो ही जाता है। ओवर एक्सपोजर तो एक बहुत बड़ा कारण होता है उससे हटने के लिए। तो वह बात 25% तक तो सही है। तो मोदी का ओवर एक्सपोजर हुआ, और हो ही जाता है किसी का भी, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा भाई सभी लोग तो उसी को दिखाना चाहेंगे ना, क्योंकि वही मैटर करता है, वही डिसीजन लेता है हर चीज में। देश की छोटी बड़ी हर चीज में उसके फैसले का महत्व होता है। अब फैसला उसी को लेना है, विदेश जाएगा तो उसी को जाना है। तो वो है, चूंकि हेड है, तो उसी को सब करना है, तो उसी के बारे में न्यूज चैनल दिखाएंगे, कोई देखना चाहे तो या ना चाहे तो, दोनों ही हालत में दिखेगा तो वही। तो उसमें ओवर एक्सपोजर तो होना ही होना है, कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपना एक्सपोजर को बंद कर दे, वो संभव नहीं है। लेकिन जनता चेहरा के बजाय उस काम को देखे, वो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। चेहरा तो चाहे कुछ भी हो, काम क्या बेहतर हो रहा है, उनके हक में हो रहा है, कोई वास्तविक परिवर्तन हो रहा है, बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो उसके आधार पर जजमेंट लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, एक्सपोजर के विषय में तो मेरा यही कहना है। एक्सपोजर से बचा नहीं जा सकता है, विशेषकर वो उसके लिए जो कि प्रधानमंत्री ही हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। जब मनमोहन सिंह थे तो मनमोहन ही थे। हाँ, चूंकि अपने बल पर नहीं थे, इसीलिए सोनिया गांधी भी थोड़ा हाईलाइट होती थी। हाँ, उनके पीछे। लेकिन तब उस गाली भी सुनता था कि ये तो एकदम कार्टून है, ये तो चूहा जैसा है, इस पे कुछ बोला नहीं जा सकता। वो फिर अलग ढंग का एक्सपोजर उसका होता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस वक्त भी होता था सैनिक इंडिया फलना ढिकना ढेर सारा होता था। तो कोई भी रहेगा, मैं समझता हूँ भाई प्रधानमंत्री है, हेड है, तो उसकी तो चर्चा होगी ही होगी। देखिए, वो तो अपनी एक जगह सीमा है। यहाँ पे ये हो गया, अंतिम क्षण में उन्होंने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहना शुरू कर दिया। यहाँ पे उनकी पतन जो है, शायद पतन तो नहीं कहेंगे, बहुत अति शब्द हो जाएगा, पतन तो नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत छवि जो उनकी बनी थी, शायद विश्वसनीयता जो भी उनके ऊपर लोग करते थे, वो एक मजाक की विषय बन गया। आगे आगे आते आते उनको अवतार पुरुष भी कहा गया। और जो भी एक चीजें होती है कि मोदी जी की छवि इसलिए बहुत ये हुआ, ऊपर हुआ, क्योंकि जो भी विपक्ष है उनकी तरफ जो भी एक विश्लेषण या उन तरीके से देखा जाए तो वो कभी संगठित थे ही नहीं। वो अपने अपने जो है विरोधी बन चुके थे, और जिनकी नेतृत्व के ऊपर विपक्ष खड़ा था, शायद वो उस तरीके से समझदारी से बयान नहीं देते थे। तो इसलिए एक तुलनात्मक दृष्टि होती है एक व्यक्ति के उभरने के पीछे। अगर आपके दुश्मन ही अगर जिनको भाजपा पप्पू कहती है, तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति के दुश्मन और दोस्त से व्यक्ति की पहचान होती है, इस तरीके कहा जाता है। अगर आपके दुश्मन पप्पू है तो आपके स्तर कितना है, गहराई में है आपके जो राजनीति इस तरीके से, तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति का क्या हो सकता है। राजनीति में स्लैंग्स बहुत यूज हो रहे हैं आजकल। इधर 10 वर्षों से, जब से मोदी आए हैं तब से स्लैंग शुरू हुआ। मोदी जब से आए हैं तब से स्लैंग शुरू हुआ है, और ये शुरुआत कांग्रेसियों ने की है। तो उसी का काउंटर जो है ये बीजेपी वाले भी शुरू किए हैं। तो ये जो परस्पर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक है, क्योंकि इनकी जितनी लड़ाई होगी, मेरा ये मानना है, जितना नेता लड़ेंगे आपस में, जितनी शत्रुता इनके बीच में बढ़ती जाएगी, जनता के हक में उतने अच्छे फैसले आएंगे। अगर इनकी दोस्ती रहे, ये अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, तो इसका मतलब है जनता के हित में बात नहीं जा रही। ये जितना गरियाएंगे एक दूसरे को, जितना वो करेंगे, जितना एक दूसरे पर जांच बैठाएंगे, जितना ही ज्यादा मुक्का मुक्की होगा इनका, उतना ही ज्यादा जनता के हक में बात जाएगी। इनका लड़ना जनता की पावर को बढ़ाना है, इनका नष्ट हो जाना जनता को पूरा पावर आ जाना है। तो वो जो
पप्पू का है, चाहे वो उसको क्या चौकीदार है, चोर है, या जो जो भी शब्द कहते होंगे, तो नीच का हाँ नीच है, राक्षस है, बहुत सारा बात कहा जाता था। तो इससे जो है एक दूसरे के प्रति जो है ओवर रिएक्शन ये सब शुरू किए। तो वो जनता के लिए मैं समझता हूँ ठीक है। इनको तो बुरा भले लगता होगा नेताओं को, तो लेकिन जनता के लिए ठीक है। वो उसको उसके ऊपर जांच बैठाए, वो उसके ऊपर जांच बैठाए, वो उसको मारे, वो उसको मारे। हाँ, वो उसको गरियाए, उसको गरियाए। तो इससे जनता का भला होगा। इनके नेताओं की दोस्ती खतरनाक ज्यादा है, नेताओं की दुश्मनी जनता के लिए ठीक। नेता सब जितना आपस में लड़ेंगे जनता के लिए उतना अच्छा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। यह बात अपनी जगह सही है। जब जहाँ तक मीडिया के माध्यम के सवाल है, जहाँ पे मीडिया को टीआरपी मिलती है, इन जो भी कीचड़ उछालते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो मीडिया के ऊपर वो टीआरपी दर्शक के माध्यम से जुड़ने के लिए, वो विचारधारा से जुड़ने के लिए उनके लिए ठीक है। लेकिन आपस में क्या दुश्मनी है, वो भी आम तरीके से जो भी एक समझदार लोग हैं उनको पता है कि भाई अंदर का नहीं, इनकी समझौता है, ये सब नूरा कुश्ती है। नहीं नूरा कुश्ती अब पहले था, मोदी इनके दुश्मन है, पहले जो था, मैं इस पर थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। मोदी के पहले जो था वो तो नूरा कुश्ती होती थी, ऐसे बयानबाजी होती थी चुनाव के समय में। लेकिन ये रियल है कि फेक है, इसका पता मोदी के समय से चलना शुरू हो गया, और ये इसकी रियलिटी समझ में आने लगी जब छापे पड़ने शुरू हो गए। वो छापा जो है और उनको जेल भेजना जो है, ये सब प्रमाण है कि नहीं, इनके भीतर में आपसी शत्रुता वास्तव में हो चुकी है। नहीं वो तो है, लेकिन आप तो किस तरीके से प्रमाण देंगे, क्योंकि कोई भी आरोप आज तक साबित नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो वादा किया गया कि भाई राहुल गांधी या रॉबर्ट उनकी जो दामाद है उनको भी अंदर किया जाएगा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ वो काफी सख्ती से इस तरीके से भाषणबाजी कर रहे थे। तो वो अभी तक हुआ नहीं है, हालांकि वो कहा जा रहा था कि किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी तक वो बचे हुए हैं, तो उसमें कुछ हो सकता है, आपकी बात सही हो, कुछ सेटिंग हो अंदरूनी। लेकिन ये अभी कुछ और समय लगेगा इसके ऊपर बहुत वो करने के लिए कि अगर कुछ नहीं होता है इनका तो समझिए सेटिंग है। अगर कुछ हो जाता है, अगर इनको जेल में भिजवाते हैं, हाँ, तो इसका मतलब है कि नहीं, इनके ऊपर हाथ डाल दिया गया है और शत्रुता एकदम वास्तव में। उसके राजनीतिक विश्लेषण अलग अलग है। पहले तो ये है कि भाई जो भी वाजपेयी और मुझे लगता है कि इसलिए नहीं हाथ डाल रहे हैं ना, कि डालने से ग्राफ बढ़ न जाए कहीं, इस डर से भी हो सकता है कि नहीं डाल रहे हैं हाथ, कि अगर पकड़ लिया जाएगा तो उसके समर्थकों की संख्या ज्यादा हो सकती है, सहानुभूति उसको मिल सकती है। पिछले कुछ सालों के बात कीजिए, आपकी बात तो ठीक है, कांग्रेस के समर्थक थोड़ा बहुत बढ़ चुके हैं। पिछले वर्षों की तुलनात्मक दृष्टि से हम नहीं कह सकते इस बात को कि भाई कोई भी जो है राहुल गांधी के समर्थक में नारेबाजी लगाएगा, उस तरीके से ये करेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा कि उनके अरेस्ट के ऊपर। तो ये आप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो हिंदुत्व के, जो भ्रष्टाचार के मामले में जो हवा निकाल दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसी तरीके से हिंदुत्व को और जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो भी एक बयान उनकी जो स्टैंड थी, उन्होंने बहुत ही कमजोर कर दिया भाजपा सरकार ने और मोदी सरकार ने। खास करके जो भी एक उनको वॉशिंग मशीन कहा जाता है, जो भी अजित पवार को आपने देखा, जो भी भ्रष्ट है उनको ईडी के समन भेजा जाता है, तुरंत ही वो पार्टी के अलग होकर भाजपा को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भ्रष्टाचार की जो भी एक हवा थी उनको मोदी ने खुद निकाल दिया। तो आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं तुलनात्मक दृष्टि से, आज के टाइम में भाजपा की कांग्रेसीकरण हो चुकी है। उस तरीके से हम नहीं कह सकते कि कोई विचारधारा पार्टी है भी या नहीं है। और दूसरा, हम एक तरीके से दूसरे विश्लेषण में जाने की ये कोशिश करेंगे कि भाई क्या योगी जी को हटाने के लिए क्या साजिश चल रही है। इसके पर मैं पहले बोलूंगा हाँ कि ऐसा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में मोदी ने हल्ला बोला था,
और हम्म। अभी भी कुछ कर रहे हैं। ये अलग बात हाँ, है कि कर वो तो एक पक्षी कार्य कर रहे हैं, एक हाँ पक्षी कार्य कर रहे हैं, तो एक पक्षी कार्य करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन लोगों को राजनीति भी करनी है, उनको धर्मात्मा नहीं बनना है। हाँ, कि अपने ही पार्टी के लोगों को पकड़वा दें, छापा मरवा दें। करना ये चाहिए। ये मैं चाहता हूँ करना चाहिए, नहीं, पक्षपाती रहो। वो तो फिर आदर्श स्थिति हो जाएगी ना, कि पक्षपात रहित होकर के कुछ करना। वह तो आदर्श इसलिए कह रहा स्थिति हो हूँ, जाएगी कि अपने पार्टी के इसलिए मैं लोगों कह को रहा भी हूँ पकड़वा रहे हैं, तो वह तो जनता के हक के लिए ठीक होगा, लेकिन उसकी हाँ, पार्टी के हक के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए इसलिए कह रहे हैं, इसलिए वे लोग कांग्रेस ही विपक्षी करना के चाहिए। लोगों को कर रहे हैं। अब विपक्षी जब शासन में फिर आएंगे तो इनको पकड़ेंगे, यानी कुछ समय बाद इनको पकड़ा जाएगा। जब उनका शासन आ जाएगा तो फिर वे इनके ऊपर छापे पड़ेंगे, और इनका जब वो शासन करना आएगा चाहिए। तो वो मारेंगे। तो वह स्थिति जो है ज्यादा, मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल ज्यादा लग रहा है। अपने पार्टी के लोगों को पकड़वाएगा नहीं, कोई भी अपने आदमियों को नहीं वो करता है, नहीं तो फिर उसके सदस्य कहाँ से रह नहीं, जाएंगे यहाँ पे मैं असहमत हूँ, प्रैक्टिकल इसलिए कि मनमोहन पॉलिटिक्स में। सरकार, हाँ, नहीं, मनमोहन सरकार में उन्होंने भाई इनको लालू को भेजा था। मनमोहन सरकार में जो है इनके जो भी गठबंधन थे, डीएमके को जो राजा थे, टी राजा थे, उनको भेजा था, कनिमोझी को भेजा था, बहुत सारे लोगों को उन्होंने कांग्रेसियों ने भेजा था। कांग्रेस के टाइम में कम से कम ये तो होता था कि भाई रेलवे के एक्सीडेंट जब होते थे, इस्तीफे होते थे, कम से कम लोगों को इस तरीके से ये जो है नहीं देखने को मिलता था कि भाई ये डीट होके वहीं पे जो भी एक ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तभी वो कांग्रेस के समय के जो रेलवे एक्सीडेंट होते थे, वे एक्सीडेंट जो है वो जैसे टेक्निकल फॉल्ट वगैरह से इन सबसे हो गया, वो उसके पीछे एजेंडा नहीं होता था। लेकिन अब जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके पीछे एजेंडा है। वो तो ये हो सब जो है सकता ये इसके पीछे एजेंडा है, इसके ग्रुप काम कर रहा है, जो कि पटरियों को ये कर देना, उखाड़ देना, पुखाड़ देना, ट्रेन को गिरा देना, हाँ, इसके पीछे जो है साजिश चल रही है। हाँ, बिल्कुल तो ये सही बात प्रैक्टिकल नहीं है ये, इसीलिए कांग्रेस के पीछे जो होता था और अभी जो होता है, दोनों में बहुत। मनमोहन सिंह खुद ही कोयला के फाइल गायब किए थे, कहाँ उतना कोयला घोटाला हो गया था, कोयला बिल्डिंग में आग लग गई, सारे कोयला के फाइल सब जल गए, कैसे जल गए भाई। तो और उसके समय में जितने भ्रष्टाचार हुए थे, जितने का नाम दर्ज है, जितने पर मुकदमा हो रहा है, उतना कभी नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार तो वो कहते थे, लालू के खिलाफ में वो उन्होंने एक्शन लिया था। इसके पीछे कारण लालू से ब्लैकमेल करना ही था उन लोग का, और हाँ, कोई वो तो कारण नहीं है। था। लालू से ब्लैकमेल करना था, ये उसके साथ में लेकिन है, नहीं, उसके वही कह साथ रहे में हैं। रहना उसकी मजबूरी हो जाए, ये स्थिति पैदा करना, इसके लिए लालू को गिरफ्त में लिया गया था। वो सारे नहीं, आप राजनीतिक अलग उद्देश्य से दिए गए थे। आप मोदी को अलग कैसे देखते हैं? अभी तो अभी अभी हाल ही में मैं उन्होंने चंपाई सोरेन को तोड़ दिया था झारखंड से, तो अलग कैसे देखते हैं मोदी को? इसलिए मैं कह रहा हूँ, कांग्रेसीकरण हो चुका है उनका भी, चम तो इसलिए वो देखिए, राजनीति में ना, राजनीति में लोग सोचते हैं हम सत्ता में कैसे आए, कौन का कैंडिडेट ऐसा लाएं जिससे कि हमारा पावर बढ़ जाए, हम जीत जाएं, हमारी पार्टी जीत जाए। तो उसके लिए अपने पार्टी से कुछ लोगों को छांटते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले बार जिन लोग को एमएलए के टिकट मिली थी, इस बार भी मिलेगा। उनमें से कितनों को हटाते हैं, नए को लाते हैं, कोई दूसरी पार्टी के भी लोगों को ले आते हैं। इसमें कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, इससे सब चलता रहता है। हाँ, एक बार कहीं सफल हो गए तो प्रयोग दोहराते हैं, फिर असफल हो गए फिर दूसरी तरह का प्रयोग करते रहते हैं, और ये चलता रहेगा। इसी से मुख्य बात जो है वो यह है कि जनता को पावर नहीं दे रहे हैं। हाँ, कम से कम वोटिंग का पैटर्न भी अगर बदलते कि भाई ईवीएम से हम ऑनलाइन पर आते तो बहुत कुछ सुधार नजर में आता, वो ऐतिहासिक कुछ होता कुछ अर्थ में। लेकिन अभी कुछ बड़े परिवर्तन नहीं दिख रहे हैं। नोटबंदी भी पूरी हो गई होती, खाली मोबाइल से खरीद बिक्री होती तो एक बड़ा परिवर्तन आता। हालांकि बहुत ज्यादा अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तो यूपीआई पेमेंट इंडिया में हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट सबसे ज्यादा है, तो उस अर्थ में तो एक रिवॉल्यूशनरी है। लेकिन अभी भी तो नगद चल रहे हैं, तो जब नगद चल नहीं रहे हैं आप तो घोटाले हो रहे हैं, नगद को हटाओ। अभी अभी वो ये हाल चिंता ही में नहीं आई आपने है। एक वीडियो बना, नहीं, आपने हाल ही में एक वीडियो बनाया था अनिल अंबानी के ऊपर, सेबी के ऊपर, तो इसके पीछे कौन हो सकता है आप समझ सकते हैं? इसमें कोई एक छुपी हुई बात नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार कम हो चुका है।
तो इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेसीकरण हो भ्रष्टाचार कम तो हो रहा है और आगे और कम होता जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कम कर रही है। भ्रष्टाचार कम तो हो रहे हैं। हम उस जमाने में हम सोचते थे, मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था, पढ़ने जाता था, उस समय में रेलवे का टिकट खरीदने तक में भ्रष्टाचार होता था। कहाँ रिजर्वेशन मिलेगा, वो सब होता था। एक एक छोटी छोटी चीज में भ्रष्टाचार होता था, इतनी छोटी छोटी में। अब जो बहुत छोटी छोटी चीजों में से भ्रष्टाचार हटा है टेक्नोलॉजी के कारण। अब बड़ी बड़ी चीजों में हो रहे हैं। अब जितने टेक्नोलॉजी जितना एडवांसमेंट होगा और उसको जितना ज्यादा लॉ में स्थान मिलेगा, और उतना ही ज्यादा वो कम होगा। बाय लॉ और टेक्नोलॉजी, इन दो चीजों से हटेगा। किसी नेता वेता से नहीं हटने वाला है, जान ले। नेता का बस इतना है कि वो संकल्प करके उस कानून को बना दे। ये उसकी ईमानदारी, या उसकी ईमानदारी क्या कहेंगे, या कह सकते हैं कि वह जो है कुछ न कुछ सुधारवादी उसको कहा जा सकता है किसी अर्थ में। बस इतना कहा जा सकता है। इसीलिए सुधार बहुत स्लो होता है, नहीं तो चाहे तो बहुत तेजी से हो सकता है। स्लो होने के पीछे क्या कारण है? एकदम मतलब आफत आ जाती है तभी जा करके कानून बनाते हैं, ऐसे कानून बनाते ही नहीं है। हाँ, वो तो है, वो तो है। हम किसी दिन इसके ऊपर भी एक चर्चा करेंगे कि ये एआई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की जो भी एक दूसरी पहलू है, उसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। आज के टाइम में क्योंकि ये विषय कम है, हमारे वास्तविक अभी जो बात कर रहे हैं तो प्रासंगिक नहीं है, तो इसलिए बाद में इसको देखेंगे। अभी मैं जो कहने वाला था कि अब टाइम बहुत हो गया, 40 मिनट हो गया है। अब जो विषय अगला रखना चाहते हैं तो बहुत तेजी से आप रखें। 15 मिनट करना खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, 15 मिनट आपने टाइम दिया है क्या? ठीक है। हाँ। अभी हम जो बात कर रहे थे उसके अगले कड़ी में जो एक ये आया कि भाई जो भी रिजल्ट आया उसके बाद तुरंत ही दो खेमे में बट गए भाजपा, खास करके यूपी के इलेक्शन के बाद। एक दड़ा मोदी शाह के है और दूसरे एक योगी जी के है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये सब मिलके दुश्मनी निभा रहे हैं, लेकिन नूरा कुश्ती तो एक तरीके से हो रहा है, इसको कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पहली मुद्दा हम ये देखते हैं कि भाई किसने किसको हराया, कौन जिम्मेदार है यूपी के और बाकी चुनाव के जो भी नतीजे हैं। तो योगी जो भी योगी के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि योगी जी के ऊपर कि खास करके भाई उन्होंने शायद उस तरीके से प्रचार नहीं किया। शायद उनकी मंशा जो भी रही होगी, जैसे कि जब अरविंद केजरीवाल को जेल से उनको बाहर निकाला गया था 10 दिन के लिए प्रचार के लिए, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई जैसे ही इलेक्शन होगा, 400 पार होगा, उसके बाद मोदी जी योगी जी को हटा देंगे, इस तरीके से उन्होंने बयान दिया था। कुछ असर शायद उसका भी हुआ होगा। कुछ चीजें ऐसे गतिविधि हमेशा से ही रही है। अगर देखा जाए तो इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि हम देखें, अगर कोई याद करे इस एक घटना को कि 100 सांसद जो है वो एक टाइम पे उन्होंने जाके संसद में अपने आप को बंद कर दिया था कि भाई योगी के खिलाफ वो शायद योगी के नेतृत्व को कुछ चीजों में वो सहमत नहीं थे, उस तरीके से एक बात आई थी उस टाइम पे। तो काफी उनको मनाया गया था। उस तरीके से देखा जाए तो योगी के नेतृत्व को काफी टाइम चुनौती दी गई है भाजपा के उस यूनिट के अंदर भी। अगर दूसरी बार एक और देखा जाए तो योगी जी के बीच में भी एक तरीके से हम जो बात कर रहे हैं 2022 के इर्द गिर्द शायद 21 हो, उस तरीके से देखा जाए तो ये भी कहा गया था कि भाई उनको उनके बीच में मोदी जी ने एक फैसला कर दिया था कि अगले चुनाव में उनको हटाया जा सकता है। तो उस टाइम पे भी एक कोशिश हुई थी, लेकिन राजनाथ सिंह उस तरीके से शीर्ष नेतृत्व आके उनको मना के शायद रोका गया था।
और एक तरीके से एक और पत्रकार उन्होंने लेख लिखा है, उस तरीके से देखा जाए तो जब जो है मौर्य जी हैं, इनके उन्होंने एक पत्र लिखा था कि योगी जी के शासन के पकड़ ठीक नहीं है, वो उस तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं और ओबीसी जो भी एक वर्ग है वो उनसे नाराज है, उस तरीके से उस टाइम पे भी लिखा गया था। हम दूसरे पक्ष भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई इस चुनाव में योगी जी की वो पीएम कैंडिडेट नहीं थे, सीएम कैंडिडेट थे अगर देखा जाए तो। हाँ, हालांकि कहा गया कि भाई मेरी इसमें योगी जी की गलती नहीं थी, उनके कैंडिडेट हाथ में नहीं थे, अमित शाह के थे, उस तरीके से अल्टीमेटली इसके जो भी एक निष्कर्ष निकाला जाए तो ब्रांड मोदी को डैमेज ना हो और उनके वजह से ये हार की जो भी एक जिम्मेदारी है वो ना बटे, उस तरीके से अलग अलग नेता अलग अलग तरीके से एक बयानबाजी दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे जो मौर्य जी है वो एक दिल्ली के सत्ता के मोहरा बने हुए हैं, इस तरीके से एक विश्लेषण आ रही है। आप कुछ किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? नहीं, आपने तो बहुत सारी बातें सही कही हैं कि ब्रांड मोदी को नुकसान ना हो इसलिए भी उसको ब्लेम गेम दिया खेला गया है। हाँ, योगी के ऊपर वो किया, लेकिन और भी जो दूसरी गहरी बात है जो मैं समझता हूँ वो ये है कि योगी उच्च जाति के हैं, कास्ट पॉलिटिक्स जो है उसके हिसाब से मैं समझ रहा हूँ, और बीजेपी छटपटा रही है कि किस तरह से बैकवर्ड का जो है वहाँ लीडरशिप हो, बैकवर्ड कास्ट से, ताकि बैकवर्ड का जो है ठोस वोट लाया जाए। हाँ, लेकिन अब बीजेपी काफी उलझन में है क्योंकि योगी पॉपुलर हैं और साधु संत हैं और आरएसएस का उसका सपोर्ट है। हाँ, और इसके अलावा इसका भी डर है कि राजपूत की संख्या थोड़ी कम जरूर है लेकिन वे प्रभावी वर्ग है, इन्फ्लुएंशियल वर्ग है, धन भी है, उनके प्रभाव में लोग भी हैं, जन भी हैं, तो वो कहीं सपा की ओर ना भाग जाएं, उसका भी संकेत देते हैं कि भाई जो है अगर योगी को हटा दिया जाता है और मौर्य को रख दिया जाता है तो बैकवर्ड कुछ मौर्य ग्रुप तो आ जाएगा, लेकिन राजपूत हो सकता है सपा में भाग जाए, शिफ्ट हो जाए। तो अगर यादव और राजपूत अगर मिल गए यूपी में ना तो इतना ठोस हो जाएगा कि किसी के बस का नहीं रहेगा उसको उखाड़ना, क्योंकि दोनों ही बहुत मजबूत जाति है। यादव भी काफी मजबूत हैं, यूपी में 3 जातियां काफी मजबूत हैं, यादव, जाट और राजपूत। हाँ, तो अब अगर योगी को हटाते हैं तो राजपूतों के हटने का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है, क्योंकि वे रिएक्शन में सपा की ओर ही भागेंगे, रिएक्शन में वे सपा की ओर भागेंगे, और तो कोई पार्टी है नहीं, मायावती की तरफ नहीं भागेंगे, वे सपा की ओर ही भागेंगे। तो कांग्रेस तो बड़ी में बीजेपी के लिए काफी कठिनाई हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो अब वो तो इस तरह से योगी जो है इनके मुंह से जो मैं इस तरह से जो फंसा हुआ सांप के मुंह में छुछुंदर होता है उस टाइप का हो गया है ना, उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। बात समझ रहे हैं? इसकी आगे समझ। हाँ, तो ये बात है। और उसके बाद फिर आगे की तो स्थिति है भाई कि प्राइम मिनिस्टर के रेस में योगी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और तो अमित शाह चाहते हैं कि वो न रहे रेस में, या मोदी चाहते हैं कि हम बराबर रहें, योगी हमारे को रिप्लेस न कर पाए, हम ओवर एक्सपोजर हो गया है, इसके कारण भी लोग ये भी आवाज उठने लगी है कि अब जो है अब मोदी बीते हुए कल हैं और योगी आने वाले कल हैं, तो अब मोदी को विदा किया जाए और योगी को लाया जाए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे ब्रांडिंग आप कर सकते हैं। तो उसके कारण जो है ये स्थिति आई है। तो अब इसकी दिक्कत ये है भाजपा की जो एक एक्सपेंशन है दूसरे राज्यों में, वहाँ पे देखा जाए तो भाजपा की जो भी एक मूल अगर कहा जाए तो वो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और बाकी
अभी अभी हाल ही में यूपी है। अगर देखें तो यूपी हमेशा से नहीं था। बहुत दशकों से सपा और बसपा के बीच में हाँ हाँ एक्सचेंज होता था। हाँ कभी हाँ कभी ये आते थे, कभी वो आते थे। हाल ही हाँ। में हुआ क्योंकि योगी के आगमन हुआ, उस इधर तरीके मान से लीजिए हुआ। कि इधर जो वो थे राजनाथ सिंह थे उस समय, और वो कल्याण सिंह थे उस समय। कल्याण सिंह भी हम्म, वो चले गए सब, तो उस कल्याण तरीके सिंह से से देखा। लेकर के राजनाथ सिंह से होते हुए योगी तक आए हैं। हाँ अगर देखा जाए तो ये हुआ इसलिए जहाँ जहाँ पे वो नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे, वो बैसाखी के ऊपर काफी हद तक डिपेंड थे। अगर पास के बिहार में उन्होंने कभी उस तरीके से सरकार बना नहीं पाए आज हाँ तक। पार्टी बदल बदल के कोई वैसा अभी कोई करिश्मेटिक लीडर नहीं था ना। यूपी में योगी करिश्मेटिक लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, योगी योगी के भाषण में वो तेवर होता है, वो एक नई रेखा खींच देते हैं, वो एक नया नैरेटिव गढ़ देते हैं जिसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है, और वो इतना आक्रामक होता है। वो योगी कभी भी जो है डिफेंसिव स्टेटमेंट नहीं देते हैं। योगी के खेलने का ये स्टाइल है पॉलिटिक्स का, वो जो है हर सदैव ऑफेंसिव स्टाइल में खेलते हैं। हाँ, तो इसलिए उनके इस खेलने के इस स्टाइल से ना विपक्षी एकदम डिस्टर्ब रहते हैं, और उस तरह का नेतृत्व और दूसरी जगह नहीं है। दूसरे राज्यों में मान लीजिए हेमंता बिस्वा शर्मा एक हैं। हाँ, वो तो कांग्रेस है अभी हाँ, लेकिन उनका भी खेलने का स्टाइल ऑफेंसिव ही है। तो वो बीजेपी में है तो वो ऑफेंसिव वो खेलते हैं, और लेकिन योगी तो सबसे ज्यादा ऑफेंसिव है। योगी नेचुरल है ये सब। हाँ, ये नेचुरल है। अच्छा, इनका त्याग दिखता है, इनका त्याग दिखता है, इन्होंने सिद्ध किया हुआ है। इनके प्रकार का किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं संभव है। तो इसलिए एक ब्रांड तो ये है, और उभरते हुए ब्रांड है। और मोदी क्या है ना, मोदी जो है झूठे सिद्ध हो चुके हैं ना। एक झूठे व्यक्ति के रूप में भी मोदी को बहुत लोग कहते हैं कि झूठा है, कई बात ये बोलता है वो बोलता है। नहीं, आपकी आवाज कट गई थी। ये कह रहा हूँ कि बहुत लोग मोदी को बहुत झूठा आदमी बोलते हैं, तो वो छवि भी गिरती जा रही है। लेकिन योगी के विषय में वो छवि नहीं बनी है कि ये झूठा आदमी है। हाँ, तो योगी के नियत पर और योगी के कर्म पर और योगी की भाषा पर, इन सब पर जो है ना, इसके सब बहुत लोग दीवाने हैं। दूसरे राज्यों में भी, यूपी की बात तो छोड़ दीजिए, दूसरे राज्यों में भी योगी के दीवाने हैं। हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है अगर देखा जाए तो। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ बोल दिए तो पिछले बार 2 कदम पीछे हटा लिए, वो काम नहीं है योगी का। मोदी कुछ करते हैं तो 2 कदम पीछे भी हटाते हैं। मोदी सबका साथ लेना चाहते हैं, योगी सबका साथ नहीं चाहते हैं। तो ये जो है ना, वो है अंतर है। मैं वही कह रहा था कि भाजपा के जो भी आगमन हुआ तो इन्होंने ये फॉर्म अपनाया कि दलित पॉलिटिक्स को काफी हद तक उन्होंने आगे बढ़ाया। इसलिए बैसाखी के ऊपर उन्होंने बहुत हद तक निर्भर किया। इसलिए आप देखते हैं कि अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ये एक और मौर्य है, स्वामी मौर्य हो, या ओपी राजभर, उस तरीके से काफी छोटे छोटे लोगों को उन्होंने खड़ा किया। और ये भी है एक और जो भी एक मोदी के, देखिए मोदी की पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा बेस है ना, वो है मनी। वो धन के आधार पर जो है समर्थन जुटाना, प्रचार करना और पार्टियों को तोड़ना, ये सब खेल है उनका। योगी की पॉलिटिक्स जो है ना, वो मनी आधारित नहीं है, धन के ऊपर आधारित नहीं है, भावना के ऊपर आधारित है। भावना के ऊपर। ये बहुत बड़ा अंतर है। मोदी जो है व्यापारिक बुद्धि के आदमी है। बात यह है कि योगी और मोदी की एक समांतर है कि दोनों एक तरीके से देखा जाए कि अपने नेतृत्व के ऊपर जो भी एक अंकुश लगाने की कोशिश करता है उसको हटा देते हैं। तो दोनों नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई अंकुश हो, वो स्वतंत्र रूप से अपने जो भी एक सत्ता है उस तरीके से चलाना चाहते हैं। देखिए, ये बात तो मोदी योगी की नहीं, मैं कहूँगा ये तो सबकी है, ये सबकी है। लेकिन ये ममता बनर्जी नहीं चाहती कोई दूसरा आ जाए, राहुल नहीं चाहता कोई दूसरा आ जाए। हाँ,
और वो अखिलेश नहीं चाहते। कौन चाहता है कि दूसरा आ जाए? केजरीवाल चाहता है कि एक दूसरा आ जाए। जेल चला गया, कुर्सी छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। हाँ, वो सब तो इस मामले में तो मैं कहूंगा कि कोई भी नहीं है। देखिए हेमंत सोरेन भी जो है, उसको जैसे ही जैसे छुट्टा उसको भगा दिया चंपई को। तो सब वो स्टाइल तो सब नेताओं की एक ही है। देखिए, क्योंकि उन सबका स्वभाव एक ही है, उन सबकी नीयत एक ही है कि गद्दी पर बैठना है और ऐसा बैठना है कि दूसरे को नहीं बैठने देना है। हाँ। तो ये तो सब में कॉमन है। इसमें मोदी को दोष देना या किसी को भी दोष देना मैं समझता हूँ बेकार, निरर्थक है। ऐसा कोई मायने मतलब नहीं है। सब इसमें सबका नेचर एक है, क्या पार्टी कोई भी हो। नहीं, हम इसको विश्लेषण करेंगे।